Assalamualaikum warahmatullah. Students, welcome to the course of compiler construction. आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे उनमें रोल ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर था, यानी जिसके अंदर हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर वाइट स्पेसिस को रिमूव करता है, आपके कमेंट्स को रिमूव करता है और इस तरह वो एरर्स को डिटेक्ट करता है। इसके साथ साथ हमने टोकन्स, लेक्सिम्स एंड पैटर्न्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड होगा आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से, यानी कि आपके पास थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का नॉलेज होना चाहिए। बहरहाल अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं भी है तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूंगा आज के इस लेक्चर के अंदर। और हमने स्टार्ट ऑफ द कोर्स हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं तो इसका जो प्री रैक है, यानी कि इससे पहले हमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो वो जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली वो लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और क्यों इस्तेमाल होते हैं अभी हम थोड़ी देर के अंदर वो उसको देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके सामने स्लाइड नज़र आ रही है इसके अंदर सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर ये लफ्ज़ पढ़ा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करूंगा कि ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम कुछ पैटर्न्स बनाते हैं, यानी कि हम कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। पैटर्न्स का मतलब ये है कि हम कुछ रूल्स बना लेते हैं। अ, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनके रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे जाते हैं। जस्ट लाइक कि इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल का एक रूल होता है। वेरिएबल का रूल क्या होता है कि वेरिएबल के स्टार्ट में बेसिकली क्या आना चाहिए, आपका लेटर आना चाहिए, ठीक है। उसके स्टार्ट में आपका डिजिट नहीं आना चाहिए। तो ये जो रूल होता है बेसिकली ये रूल हम बनाते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए। यानी आपको ये एक एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है लेटर, और इसके बाद ये आपको जो इतना पोर्शन नज़र आ रहा है ये रेगुलर एक्सप्रेशन का है। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे कि लेटर फॉलोड बाय अ लेटर आर डिजिट, ठीक है। अब यहाँ एक स्टेरिक लगा हुआ है, ठीक है। तो स्टेरिक का मतलब ये है कि पहला तो लेटर होगा, ठीक है। पहला लेटर होगा, यानी कि ये जो चीज़ है ये पहला लेटर होगा। लेकिन इसके बाद एनी नंबर्स ऑफ लेटर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कितने भी आप लेटर्स लिख सकते हैं, या आप कोई डिजिट भी लिख सकते हैं, और डिजिट भी आप एक से ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये स्टेरिक होता है, इसका मतलब होता है एनी नंबर्स ऑफ लेटर और डिजिट। तो बेसिकली अब जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम एक पैटर्न बना लेते हैं। अब हमने ये पैटर्न बना लिया है, ठीक है। अब हम अपने कंपाइलर के ऊपर जब भी कोई वेरिएबल बनाएंगे, जस्ट लाइक आपके सामने ये 3 तरह के वेरिएबल नज़र आ रहे हैं। पहला सम का है, दूसरा ABC4 और थर्ड है A2BC। अब स्टूडेंट्स, इन तीनों वेरिएबल्स में देखेंगे ये स्टार्ट किससे हो रहे हैं, ये लेटर से हो रहे हैं। और इसके बाद आपके पास UM भी एक लेटर है, और BC4 एंड 2BC। तो जो डिजिट्स आ रहे हैं वो बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो जो वेरिएबल होता है वो हमारे इस एक्सप्रेशन के साथ मैच होता है। अगर वेरिएबल इस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाए तो कंपाइलर एक्सेप्ट कर लेता है उसको। लेकिन जस्ट लाइक अगर मैं इस तरह का एक वेरिएबल बनाऊं 2AB, ठीक है। 2AB यानी इस तरह का मैं एक जो आपका वेरिएबल है वो बनाऊं तो वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारा जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या कर देगा, इसका एरर जनरेट कर देगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? क्योंकि उसने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया हुआ है, यानी कि पैटर्न बनाया हुआ है कि स्टार्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा लेटर होना चाहिए। तो ये जो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन नज़र आ रही है ये वेरिएबल बनाने का रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, रेगुलर आपके जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे लेक्सिकल एनालाइजर के पास मौजूद होते हैं। तो रेगुलर जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है वो सबसे पहले लेक्सिम लेता है। लेक्सिम या उसके बाद लिखा हुआ है स्ट्रिंग। तो ये आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सम ABC4 A2BC, दीज आर लेक्सिम्स, या इनको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं।
ये जो आपको इंट नज़र आ रहा है, इट इज़ आल्सो अ लेक्सिम और स्ट्रिंग। तो बेसिकली स्ट्रिंग की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है? तो ये आपको कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही नज़र आते हैं ना, यानी कि आप कैरेक्टर्स ही लिख रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो लेक्सिम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को ही बोलते हैं। तो जो लेक्सिकल एनालाइज़र है, वो आपकी लेक्सिम को लेगा, यानी कि आपने जो सोर्स कोड लिखा होगा उसको लेगा, और उसको लेते ही सबसे पहले किसके साथ मैच कर देगा? पैटर्न के साथ मैच करेगा, ठीक है? अगर आपका जो आपका फ़र्ज़ किया आपने वेरिएबल लिखा है, अगर वो पैटर्न के साथ मैच कर जाता है, इफ पैटर्न मैच्ड, इट जनरेट्स अ टोकन। जो आपका लेक्सिकल एनालाइज़र है उसका काम क्या होता है? टोकन बनाना। तो टोकन बनाने से पहले वो उस चीज़ यानी कि लेक्सिम को पकड़ेगा और उसको पैटर्न के साथ मैच करेगा। अगर वो लेक्सिम पैटर्न के साथ मैच कर जाती है तो वो उसका टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है? अगर वो पैटर्न के साथ मैच नहीं करती तो आपका लेक्सिकल एनालाइज़र एरर जनरेट कर देगा, ठीक है? तो इस तरह स्टूडेंट्स ये आपकी सिंपल एग्जांपल है, यानी कि वेरिएबल बनाने के लिए आपका जो लेक्सिकल एनालाइज़र होता है उसके पास ये वाला एक्सप्रेशन मौजूद होता है, जिसे बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है, कुछ आपको कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, इसमें आपका टोकन है, इसमें लेक्सिम है और इसमें इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैटर्न, ठीक है? यानी कि यहाँ बाकायदा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए पैटर्न नहीं बताए गए, बस अल्फाज की सूरत में, इसलिए इसको बोला गया इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैटर्न, ठीक है? ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसका ताल्लुक हमारे से होता है, यानी कि जो कुछ हम लिख रहे होते हैं। तो फ़र्ज़ किया हमने लिखा है इफ़ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो इफ़ के लिए एक पैटर्न होता है, यानी कि बिल्कुल ये पैटर्न इस तरह होता है इफ़, यानी कि ये इफ़ इस इफ़ के साथ मैच करेगा। अगर ये दोनों आपस में इफ़ मैच कर गए तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो इसका टोकन जनरेट कर देगा इफ़ के नाम से। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कोई रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ये जो आपको ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं ना, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी पैटर्न डिफाइन होता है, कंपाइलर आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर होता है उसके पास रिलेशनल ऑपरेटर का भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ये तो आपको वैसे अभी नज़र आ रहा है, हम इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके। लेकिन ये इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है, यानी ये कि जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि उसके पास ये चीज़ मौजूद होती है, यानी कि उसको इल्म होता है कि जो बंदा चीज़ लिख रहा है वो क्या चीज़ है। तो जो हम लिखेंगे वो ये चीज़ है, वो इस चीज़ के साथ कंपेयर होगी, ठीक है? और अगर ये दोनों मैच कर जाती हैं तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो रीलूप का एक टोकन जनरेट कर देगा। रीलूप मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, आरएल रिलेशनल ओपी ऑपरेटर। तो इस तरह का एक रीलूप के नाम से टोकन जनरेट हो जाएगा। जस्ट लाइक अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ इक्वल टू ग्रेटर देन, अगर मैं अपने कोड के अंदर लिखता हूँ इक्वल टू ग्रेटर देन, तो आप देखें कि यहाँ कोई इस तरह का पैटर्न मौजूद है इक्वल टू ग्रेटर देन का, यानी इस तरह का कुछ यहाँ लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इस चीज़ के साथ मैच नहीं करेगी, तो ये इस रीलोप का टोकन जनरेट नहीं होगा। इसलिए टोकन तब ही जनरेट होगा अगर ये जो इस तरह के सिंबल्स हैं वो इस तरह के सिंबल के साथ मैच करेंगे। इस तरह आप कोई वेरिएबल लिखते हैं जस्ट लाइक पाई, काउंट, सम, डी2, ये दीज आर वेरिएबल्स जो अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ये वाली। तो वेरिएबल का भी हम तरीका पढ़ के आए हैं कि सबसे पहले लेटर होना चाहिए और लेटर के आगे लेटर फॉलोड बाय लेटर्स और डिजिट्स, यानी कि लेटर के आगे लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं। यानी कि पहला क्या होना चाहिए? पहला आपका लेटर होना चाहिए, वो ए हो सकता है, कोई भी लेटर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे डिजिट्स लिख लें, चाहे आप अल्फ़ाबेट्स लिख लें, ठीक है? तो सबसे पहला लेटर होना चाहिए। तो आप देखें कि इनमें सबसे पहले सारे ही लेटर्स हैं, ठीक है? तो अगर ये इस पैटर्न के साथ मैच कर जाते हैं, ठीक है? तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइज़र है वो इसका एक टोकन जनरेट कर देगा, ठीक है? इसके बाद कुछ नंबर्स हैं 3.1406, ठीक है? ये 3 नंबर इधर लिखे हुए हैं। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर नंबर लिखते हैं तो वो आपका जो पैटर्न होगा, आपका जो लेक्सिकल एनालाइज़र के पास पैटर्न होगा उसको पता होगा कि ये जो नंबर है ये कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो ये इसके साथ मैच करेगा और इसका टोकन जनरेट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आगे स्ट्रिंग है, यानी कि आप लिखते हैं सी आउट हेलो पाकिस्तान,
तो आपका जो लेक्सिक एनालाइज़र है वो इस तरह उसके पास एक पैटर्न होगा कि एनी कैरेक्टर बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है? कि अगर इन दोनों कॉमास के अंदर कोई भी कैरेक्टर आ रहा हो तो उसको वो किस तरह डिटेक्ट करेगा, वो उसको इसका जो टोकन जनरेट करेगा वो लिटरल के नाम से टोकन जनरेट करेगा। तो ये एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन थी आपके सामने, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन थी कि क्या मतलब कि हमारी लेक्सीम एक पैटर्न के साथ मैच होगी और जब अगर मैच हो जाएगी तो उसका एक टोकन जनरेट हो जाएगा। ये आपके सामने एक कोड है जिसमें आपके पास सबसे पहले एक इफ का वर्ड है। तो आपका इफ का वर्ड ये जो सेंटर में स्कैनर या लेक्सिकल एनालाइजर है, तो ये कोड सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर को मिलता है और लेक्सिकल एनालाइजर इस कोड के टोकन जनरेट करता है। अब आप देख सकते हैं कि इस इफ का ये वाला टोकन जनरेट हुआ है। इस ब्रैकेट का ये जो आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस नज़र आ रही है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं ना। तो इस पैरेंथेसिस का उसने टोकन जनरेट किया हुआ है एलपी, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लेफ्ट पैरन, ठीक है। इसके बाद एक्स है, एक्स एक आइडेंटिफायर है, उसका उसने आईडी के नाम से एक टोकन जनरेट किया हुआ है। ये ग्रेटर देन है, तो अभी हम पढ़ के आए थे कि ग्रेटर देन लेस देन का जो टोकन जनरेट होगा वो रीलूप के नाम से होगा, तो ये रीलूप के नाम से उसने टोकन जनरेट किया हुआ है। ये वन है, वन क्या हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था कि वन एक नंबर होगा, कोई भी न्यूमेरिक कांस्टेंट का जो टोकन जनरेट होगा वो नंबर होगा, ठीक है। तो इस वन का ये वाला नाम टोकन जनरेट हुआ है। इसके बाद राइट पैरेंथेसिस है, इसका आरपी के नाम से टोकन जनरेट किया हुआ है। इसके बाद ब्रैकेट है ये वाली लेफ्ट ब्रैकेट, इसका एलबी के नाम से उसने टोकन जनरेट किया हुआ है। इसके बाद फिर एक्स है, तो ये आइडेंटिफायर है, इक्वल ये जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसका उसने असाइन लिखा हुआ है, यानी कि बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है असाइनमेंट ऑपरेटर की। इसके बाद एक्स है, तो इसका एक आइडेंटिफायर आईडी के नाम से उसने एक टोकन जनरेट किया हुआ है। तो इस तरह ये सारे जितना भी कोड है इसके वो टोकन जनरेट कर देगा। जस्ट लाइक एल्स है, तो एल्स का इसके अगेंस्ट एल्स का ही टोकन जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स ये आप कोड देंगे अपना सारे का सारा किसको, लेक्सिकल एनालाइजर को, और वो इस तरह के आपके सामने टोकन्स जनरेट कर देगा। लेकिन ये जो टोकन्स जनरेट होंगे, अब बात जो यहाँ इस लेक्चर में समझने वाली ये है कि इन टोकन को जनरेट करने के लिए लेक्सिकल एनालाइजर के पास रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो टोकन जनरेट होते हैं जितने भी, ठीक है, इन तमाम टोकन्स को जनरेट करने के लिए जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर होता है इसके पास क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम एक पैटर्न बना लेते हैं। तो अगर आपका ये वाला जितना भी कोड है उस पैटर्न के साथ मैच करता जाए तो को आपके टोकन बनते जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कुछ जनरल थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के हवाले से भी देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और रेगुलर लैंग्वेजेस को, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज टू डिफाइन स्ट्रिंग्स टू डिफाइन रेगुलर लैंग्वेजेस। तो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम रेगुलर लैंग्वेजेस बनाते हैं और रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं। तो रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इन तीनों चीज़ों को अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ-साथ रेगुलर एक्सप्रेशन की एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेथड है एक टू रिप्रेजेंट अ रेगुलर लैंग्वेज। ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज। तो ये जो रेगुलर लैंग्वेज होती है ये क्या होती है, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इस एग्जांपल को आपने गौर से समझना है। मेरे पास ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए स्टेरिक, ठीक है। ये मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये जो स्टेरिक है ये बेसिकली आपकी जो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो आपको नीचे इतना पोर्शन नज़र आ रहा है ये बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। ये जो पूरा पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज के अंदर ये जो आपको एप्सिलॉन 1 ए 2 ए 3 ए 4 ए और 5 ए नज़र आ रहे हैं, दीज आर स्ट्रिंग्स। ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग्स किस तरह बनती हैं वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमने समझना है कि ये स्टेरिक क्या है। बेसिकली ये आपके सामने एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस तरह का आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा भी होगा। तो स्टेरिक बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ को डिफाइन करता है। स्टेरिक स्टार्ट होता है जीरो से और यहाँ कोई भी हम नंबर पुट करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली नंबर्स पुट करते हैं और नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जीरो से। अगर स्टेरिक जीरो हो
ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी वो खाली होगी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, वो एम्प्टी होगी। ये एप्सिलॉन का साइन है, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली हम इस स्टैरिक के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम स्ट्रिंग्स बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी हमने 0 पुट किया तो इससे पता लगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ, यानी कि स्टैरिक की वैल्यू 1 है, तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ 1 होगी, यानी कि सिर्फ हम एक ए लिखेंगे। ठीक है, अगर इस स्टैरिक के अंदर उसकी वैल्यू हो जाए 2, तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो क्या होगी, डबल ए, यानी कि उसकी जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो 2 होगी। यानी कि आप इधर 3 ए नहीं लिख सकते। 3 ए लिखने के लिए स्टैरिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3। अगर स्टैरिक की वैल्यू 3 है तो यहाँ क्या आ जाएंगे, 3 ए आ जाएंगे, यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, अगर स्टैरिक की तादाद हो जाती है 4, ठीक है, यहाँ अगर मैं 4 वैल्यू पुट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अब इससे जो स्ट्रिंग बनेगी, यानी कि ए की जो 4 होगी वैल्यू, इससे जो स्ट्रिंग बनेगी वो उसके अंदर कितने ए होंगे, 4 ए होंगे। तो बेसिकली आप देखें कि इन नंबर्स को आप पुट करते जा रहे हैं, लेकिन ये नंबर बता क्या रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। 0 होगी तो स्ट्रिंग बिल्कुल एम्प्टी होगी, 1 होगी तो इससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी जो लेंथ होगी वो 1 होगी, 2 पुट करेंगे तो उससे जो उसकी लेंथ होगी वो 2 होगी, 3 पुट करेंगे इसके अंदर तो उसकी जो लेंथ है वो 3 हो जाएगी, और जो 4 पुट करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5, इस तरह सो ऑन कंटिन्यू चलती जाएगी। तो जो लैंग्वेज होती है वो इसका जो सेट होता है वो इनफाइनाइट, जो आपके ये जो आपको लैंग्वेज नज़र आती है इनफाइनाइट, इसकी लेंथ क्या होती है लैंग्वेज की, वो इनफाइनाइट होती है। लेकिन यहाँ क्या चीज़ याद रखनी है आपने, कि आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और आपने उससे क्या बनाई है, एक रेगुलर लैंग्वेज बनाई है। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो तो आप उससे क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्टैरिक का क्या मतलब होता है। अगर स्टैरिक 0 है तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो एम्प्टी, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर 1 है तो वो एक है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये आपके सामने एक रेगुलर एक्सप्रेशन है ए और बी, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको बोलते हैं आर बी, और ये एक दूसरी आपकी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ए आर बी। ये अलहदा पोर्शन है और ये अलहदा पोर्शन है। अब हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व किस तरह करना है, हमने, यानी कि ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो इतनी इधर ये वाली ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक एक पोर्शन है, ये वाली ब्रैकेट से लेके ये ब्रैकेट तक एक पोर्शन है। अ, अब हमने इसको लिखना किस तरह है जी, जिस तरह आप स्टूडेंट्स ज़रब नहीं करवाते, बिल्कुल वैसे ही आपने ये काम करना है, यानी जिस तरह आप मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आपने, इसका मतलब ये ए आर बी, ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसको आपने दूसरी तौर पे याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, आर। ठीक है, तो आर का मतलब या आप ए को ले लें या आप बी को ले लें, या आप ए को ले लें या आप बी को ले लें। लेकिन अब ये बात ये है कि आपने दोनों हिस्सों में से एक एक करेक्टर लाजमी लेना है। आपने दोनों हिस्सों में से एक एक करेक्टर लाजमी लेना है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली हमारी एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं बनेगी। ठीक है, यानी क्योंकि इसके अंदर ना तो स्टैटिक लगा हुआ है ऊपर, और ना इसके अंदर मतलब कि हम सिंगल लेंथ की कोई स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो यहाँ ये जो आपके सामने रेगुलर एक्सप्रेशन है, इससे जो स्ट्रिंग बनने है वो जा रही है, वो ये है कि इन दोनों में से हमने एक एक करैक्टर लाजमी पिक करना है। अगर यहाँ से मैं एक ए पिक करता हूँ, अपने गौर से सुनना है, तो यहाँ से भी मुझे एक ए पिक करना पड़ेगा या मुझे बी पिक करना पड़ेगा। तो पहले मैंने एक ए यहाँ से पिक किया और यहाँ से मैंने एक ए पिक किया, तो इसका जो स्ट्रिंग बनेगी वो ये बनेगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक ए पिक करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ से, अगर मैंने ए पिक कर लिया हुआ है तो यहाँ से मुझे क्या पिक करना पड़ेगा, बी पिक करना पड़ेगा। तो इसकी स्ट्रिंग ये बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं बी पिक करता हूँ, ये वाला बी, ये पिक कर लिया, यहाँ से फिर मैं एक ए पिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर बी पिक करता हूँ तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, डबल बी। तो ये बेसिकली आपकी जो स्ट्रिंग लैंग्वेज बनी है उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, यानी कि महदूद है, और वो 4 स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है, 2। आपकी इसकी लेंथ 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती।
तो स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ अगर आप डबल ए एक दफ़ा लिख दिया तो इस डबल ए को आप दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है? अगर आपने ए बी की स्ट्रिंग बना ली है तो इसको आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आप इसकी मतलब कि शेप आपको बदलनी होगी जस्ट लाइक बी ए और बी बी, ठीक है? तो इस तरह आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और रेगुलर एक्सप्रेशन और आप इसको सॉल्व करते हैं, इसके ऊपर स्टेरिक भी है और इसके अंदर आर का सिंबल भी है, ठीक है? अब स्टेरिक है तो स्टेरिक का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो होने का मतलब ये है कि हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। एक अगर आपका स्टेरिक है तो इसका मतलब है कि आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी मिलेगी, ठीक है? यहाँ बेसिकली कोई भी स्टेरिक नहीं था तो हमें कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं मिली। अब अगर हम स्टेरिक की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 अब स्टेरिक की वैल्यू होगी, यानी कि अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ 1 होगी। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ए आर बी, ठीक है? और हमने जो स्ट्रिंग बनानी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए 1, ठीक है? तो या फिर हम एक ए ले लेंगे या फिर हम बी ले लेंगे। तो एक दफ़ा हमने एक ए ले लिया, यानी कि 1 अगर इधर पुट करें तो एक दफ़ा हम एक ए ले लेंगे और अगली दफ़ा फिर हम क्या ले लेंगे बी, ठीक है? अगर यहाँ मैं स्टेरिक की वैल्यू रखता हूँ 2, स्टेरिक की वैल्यू क्या हो जाए 2, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग मैं बनाऊंगा उसकी लेंथ कितनी होगी 2। तो फिर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ डबल ए आ जाएगा, ठीक है? या डबल ए आ जाएगा या ए बी इकट्ठा आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ हमने कितनी रखनी है 2। या फिर बी ए आ जाएगा, ठीक है? ये आ गया। या फिर क्या आ जाएगा डबल बी। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी दो रखने रखने से वो हम तमाम यहाँ लिख दी हैं। इसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग की लेंथ करता हूँ 3, ठीक है? तो आप इसी तरह 3a भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप डबल ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है? आप इधर ए डबल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है? और इसी तरह आप इसकी जो आप पुट करते करते मजीद आप स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। तो इस लैंग्वेज की जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है? क्योंकि आप एनी नंबर ऑफ कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हैं यहाँ स्टैरिक के अंदर, ठीक है? तो आप सो ऑन जितनी मर्जी स्ट्रिंग बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इस लैंग्वेज की जो लेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी। और बस आपने याद रखना है कि अगर आप यहाँ 0 पुट करते हैं तो उससे आपको एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग बनानी होगी, या ए बना लें और इसके बाद फिर आप बी बना लें। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद एक और रेगुलर एक्सप्रेशन है और इसको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें बेसिकली कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं बन रही, क्योंकि इसके ऊपर होल के ऊपर कोई भी स्टैटिक नहीं है। और इसके अंदर क्या आ रहा है ए आर बी, ठीक है? तो सबसे पहले एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी सिंगल लेंथ स्ट्रिंग तो लाजमी बनेगी। तो अगर हम इस टैरिक को 0 कर देते हैं तो इसका मतलब है इससे हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा ए आर बी हो जाएगा, ठीक है? तो फिर हम एक दफ़ा ए लिख लेंगे, यानी कि हम अ, एक सिंगल जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग बनाने जा रहे हैं। तो एक ए लिख लेंगे और एक क्या हम लिख लेंगे बी लिख लेंगे। इसके बाद अगर यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर स्टैरिक के अंदर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो अब हमें अगर मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, लेकिन हमें स्ट्रिंग कौन-सी चाहिए? बल्कि यहाँ सॉरी मैं इसकी स्ट्रिंग अभी इसको 0 ही रखता हूँ, ठीक है? अभी मैं इसको 0 ही रखता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो हमने सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग बनाई है। और इसके बाद हम डबल लेंथ की स्ट्रिंग बनाएँगे, फिर हम ट्रिपल लेंथ की स्ट्रिंग बनाएँगे। तो डबल लेंथ के लिए यहाँ 0 ही काफ़ी है, ठीक है? तो फिर क्या होगा डबल लेंथ के अंदर यहाँ ए भी होगा और बी भी होगा, ठीक है? हम ए बी दोनों ले लेते हैं, यही पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर स्टैरिक की जगह मैं 1 कर दूँ, यहाँ मैं स्टैरिक की जगह 1 कर दूँ तो अब क्या होगा डबल ए और बी, यानी कि हम इस पूरी की लेंथ को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर यह मैं 2 कर दूँ, स्टैरिक की जगह मैं क्या कर दूँ 2, तो इसका मतलब 2 का मतलब है कि 2a इधर हो जाएँगे और इस a को मिला के 3a हो जाएँगे और b साथ हम वैसे लगा देंगे तो इसकी जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके ज़रिए हम
टोकन्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि हम टोकन्स बनाते हैं। तो लेक्सिम्स आर सिंपल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो कोड हम लिख रहे होते हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो क्या होती है, वो लेक्सिम्स होती हैं। यानी कि आपका इंट एक लेक्सिम है, आपका वेरिएबल एक लेक्सिम है, तो आप वो लेक्सिम देते हैं अपने लेक्सिकल एनालाइजर को, और लेक्सिकल एनालाइजर के पास क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। उन पैटर्न्स को हमने किसके तहत बनाया होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन के तहत बनाया होता है। और आपको पता ना कि वेरिएबल का भी एक पैटर्न होता है, मैंने सिंपल एग्जांपल दिया आपको। तो जिस तरह अगर वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल का लेक्सिकल एनालाइजर के पास एक पैटर्न होता है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के तहत बनाया होता है। तो जैसे ही आप लेक्सिम देते हैं तो आपका जो लेक्सिक एनालाइज़र है उस लेक्सिम को उस पैटर्न के साथ मैच करता है और उसका क्या बना देता है, टोकन बना देता है। तो टोकन्स फॉर्म अ रेगुलर लैंग्वेज, जो टोकन जो बनाए जाते हैं वो रेगुलर लैंग्वेज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में यही वो बात कर रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटेशंस फॉर स्पेसिफाइंग पैटर्न। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए हम क्या बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। जिस तरह कि आपने वेरिएबल का एक पैटर्न देखा था कि लेटर फॉलोड बाय डिजिट, ठीक है। तो वो पैटर्न हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर डिस्कस किया था। इसके बाद ये है कि यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन टू प्रिसाइजली डिस्क्राइब व्हाट स्ट्रिंग ईच टाइप ऑफ टोकन कैन रिकॉग्नाइज। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ये बताता है कि कौन से स्ट्रिंग का कौन सा टोकन उसने रिकॉग्नाइज करना है। यानी कि वेरिएबल के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो वेरिएबल का अलहदा टोकन बनाएगा। आपका जो डिजिट का आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। इसी तरह आपका जो इंट यानी कि जो आपका कीवर्ड्स का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये बेसिकली उसने वही बात की है जो भी हमने डिस्कस कर रहे थे, आइडेंटिफायर ऑफ सी। आइडेंटिफायर का मतलब है कि जो भी हम वेरिएबल वगैरह लिखते हैं या जो हम फंक्शन वगैरह का नाम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या कुछ होता है उसको लिखने का तरीका कर ये है, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला बताया गया है, ठीक है। उसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला है, यानी कि आइडेंटिफायर जो होता है उसका स्टार्ट ऑफ में लेटर होगा और लेटर के बाद कोई कितने भी लेटर हो सकते हैं। यानी कि आप स्टैरिक की मदद से, स्टैरिक का मतलब ये है कि आप कई जितने मर्जी लेटर लगा लें या जितने मर्जी आप डिजिट्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन स्टार्ट में क्या होना चाहिए कि एक लेटर लाजमी होना चाहिए। और लेटर के इन्होंने पैटर्न बताए हुए हैं साथ कि लेटर क्या होने चाहिए कि लेटर में या तो कैपिटल ए बी सी आ सकती है जेड तक या स्मॉल ए बी सी आ सकती है। तो ये लेटर का पैटर्न बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह जो डिजिट है वो सिर्फ नंबर होने चाहिए, नंबर के अलावा कोई भी चीज़ मतलब नहीं हो। क्योंकि अगर हम लिखते हैं कि फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू 4, ठीक है। इंट ए इक्वल टू 4, जस्ट लाइक इंट ए इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो 4 के आगे अगर मैं लिख दूंगे 4b, तो ये जो 4b है अगर इस पैटर्न के साथ मैच करेगा तो ये मैच ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका जो लेक्सिकल एनालाइजर है वो क्या दे देगा, आपको एरर दे देगा क्योंकि पैटर्न ही मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था और इससे मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। बट आपने अगर इसके आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो आप इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए लैंग्वेज किस तरह बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे।